मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 आयनिक बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये लास्ट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का और 11th क्लास के लिए 12th क्लास में भी ज़रूरत होता है, नीट के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। बहुत सारा पॉइंट हम लोग 1 to 18 पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट और हैं, 2-3 पॉइंट और हैं, वो डिस्कस करके ये सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड फाइनल करते हैं हम लोग। अभी प्रॉपर्टी में और है, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी और पढ़ना है, तो ये फाइनल करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग भी। ये पार्ट 4 लास्ट पार्ट है और उसमें भी आयनिक बॉन्ड हम लोग लास्ट ही पढ़ रहे हैं और एक छोटा सा बॉन्ड और है, बैक बॉन्ड, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड एंड बैक बॉन्ड। सो 18 हो गया, 19। हम लोग प्लान करना है H+ और NH4+। ये इन दोनों में हमें डिस्कस करना है सोलिबिलिटी इन वाटर। सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोलिबिलिटी का हमें प्लानिंग करना है। चलिए देखिए, एक मैंने प्लानिंग बताया था, सोलिबिलिटी इन वाटर प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो कॉन्सेप्ट है कि सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी इन वाटर, ये जो रूल है हम लोग पढ़े थे कि प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ये हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रेशन एनर्जी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट तो जानते ही हैं कि वाटर में डालने पे जो एनर्जी रिलीज करता है वो हाइड्रेशन एनर्जी है, और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब डेल्टा HY, और हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है 1/रेडियस होता है। तो जिसका साइज छोटा हो, जैसे आप H+ ले रहे हैं, H+ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और NH4+, NH4+ आप जानते हैं कि NH4+ में बड़ा साइज हो गया, ऐसे साइज बड़ा है, एटम्स ज़्यादा हैं, नाइट्रोजन भी बड़ा है, H+ तो एकदम छोटा है। तो अब बताइए, जिसका साइज कम है, जिसका साइज कम है उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो साइज कम तो H+ का है, तो सोलिबिलिटी इन वाटर H+ ज़्यादा सोलेबल होगा कंपेयर टू NH4+। हो गया। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी फॉलो करना है। क्या आप हाइड्रेशन एनर्जी जानते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो 1/रेडियस होता है, और इस रूल के हिसाब से H+ का हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन अमोनियम प्लस से, और इस तरह सोलिबिलिटी इन वाटर हाइड्रेशन एनर्जी को फॉलो करेगा। तो सोलिबिलिटी इन वाटर जो आंसर था इन दोनों के लिए वो H+ ग्रेटर देन अमोनियम प्लस हो गया। तो छोटे छोटे रिजल्ट्स जिससे आपको रिलेट करके सोलिबिलिटी इन वाटर पूछा जाता है। मान लीजिए इसमें अगर 20 में सोलिबिलिटी इन वाटर फॉर, अगर यहाँ सोडियम प्लस भी, ये सोडियम प्लस दिया रहता है, ठीक है। तो अगर आपका ये 3-3 रहे ना 20 पॉइंट में कि H+, अमोनियम एंड सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस को लास्ट में कर लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। सोडियम प्लस को लास्ट में करना है। तो सोलिबिलिटी इन वाटर में सोडियम प्लस को लास्ट में करिए, ऐसा। क्यों होता है लास्ट में, मैं समझाता हूं। सो आप जानते हैं, मैंने आपको सोलिबिलिटी के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सोलिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट, प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वाटर, जो वाटर सॉल्वेंट है उससे कितना अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट HH, वाटर से जो अट्रैक्शन है वो। तो आप देखिए, अगर H+ देखेंगे, यहाँ पे H+ है और यहाँ पे इसके सामने अगर वाटर रखेंगे तो वाटर में ऐसा हो गया, ये ऐसा वाटर होता है। आप जानते हैं कि ये ऐसा डॉट डॉट होगा और इसके बॉडी पे नेगेटिव हुआ, तो ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को साइंस में बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो अट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, वाटर है, वो नेगेटिव पार्ट है, ये H+, इसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना। नाउ नेक्स्ट है अमोनियम प्लस। अमोनियम प्लस जो है, अगर अमोनियम प्लस को वाटर में डालेंगे तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये भी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। वाटर ऐसे एंगुलर शेप का होता है,
आप जानते हैं वाटर, इसके बॉडी पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हुआ। ये बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। बट आप जब सोडियम प्लस डालेंगे, यहाँ पे सोडियम प्लस ऐसे डालते हैं आप पानी में ऐसे सोडियम प्लस, और यहाँ वाटर के साथ अगर आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है। इस बॉन्ड को आप जानते हैं आयन डायपोल। ये आयन है और ये डायपोल है, आयन डायपोल बॉन्ड, आयन डायपोल बॉन्ड। आप दो निगेटिव भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे दो निगेटिव होता है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव है, आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयन डायपोल, आयन डायपोल फोर्स, जो कि वंडरवॉल में आता है। और वंडरवॉल फोर्स वीक फोर्स होता है। तो ये आप बॉन्ड जानते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग साइंस में बोलते हैं आयन, और इधर बोलते हैं डायपोल, आयन डायपोल बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड में आता है, अच्छा नहीं आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये वीक बॉन्ड होता है ऐसे। तो अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में इन दोनों में ज़्यादा अट्रैक्शन है कंपेयर टू इससे, सोडियम से। तो ये दोनों का तो जानते हैं, इन दोनों का सोलिबिलिटी अभी पढ़े थे, H+ मोर सोलेबल देन अमोनियम प्लस, ये अभी पढ़ा हुआ था आपका। तो सोडियम इसके पीछे जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, यहाँ वीक फोर्स है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इन दोनों में हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम अटैच विथ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये आयन है डायपोल। आयन डायपोल फोर्स वंडरवॉल फोर्स के कैटेगरी में आता है, जो कि एक वीक बॉन्ड है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये अट्रैक्शन विद सॉल्वेंट में वीक अट्रैक्शन है, ये दोनों अच्छे अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा सोलेबल H+, अमोनियम, देन सोडियम प्लस। नेक्स्ट, #21 solubility of NaCl in different solvent. Different solvent. So हम लोग प्लान करते हैं solubility of NaCl in different solvent. सॉल्वेंट में, अलग अलग सॉल्वेंट में इसके solubility के लिए प्लानिंग करना है हम लोग। डिफरेंट मीडियम में डिजॉल्व करना है। अभी तक तो सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर पढ़ रहे थे, बट डिफरेंट सॉल्वेंट जैसे आयनिक कंपाउंड है NaCl, अलग अलग सॉल्वेंट में मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ। चलिए एक एक करके हम लोग प्लान करते हैं। नंबर वन मैं कंपेयर करना सिखाता हूँ कि मैं NaCl ले लिया, यहाँ पे NaCl ऐसे लेना है और डिफरेंट सॉल्वेंट। तो डिफरेंट सॉल्वेंट में एक बार ऐसा आप ले लीजिए, यहाँ पे तो ये एक सॉल्वेंट आप लेना है, आपको एक बार लेना है वाटर, सिंपल वाटर ले लीजिए, और दूसरा सॉल्वेंट ऐसे ले लीजिए H2O2। तो दूसरे सॉल्वेंट में आपको लेना है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन दो अलग अलग सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड देखना है कि इस आयनिक कंपाउंड को हमें डिजॉल्व करना है, इसको लेना है और इसमें भी डिजॉल्व करना है, और इसको लेकर के इसमें भी डिजॉल्व करना है। तो दो अलग अलग मीडियम में देखना है कि किस में सोलिबिलिटी ऑफ NaCl ज़्यादा है। अब देखिएगा, आप देखें वाटर में आप जानते हैं कि वाटर में H+ होता है और OH आयन होता है, ये फ्री आयन्स रहेगा, और यहाँ H2O2 में ब्रेक करेंगे तो H+ हो गया, फिर से H+ हो गया, और फिर O2 2- आ गया। तो इसमें दो आयन, 2 आयन्स H एंड OH आयन, और इसमें आ रहा है 3 आयन्स H+ पेरोक्साइड आयन। तो मोर आयन इसमें देखेंगे तो इसके अंदर आप साफ दिख रहा है कि इसके अंदर मोर आयन है, मोर आयन्स। सो H2O2 जो है वो मोर पोलर देन वाटर। ये वाटर से ज़्यादा पोलर, वाटर से पोलर नेचर इसका ज़्यादा है, और ज़्यादा पोलर होगा तो NaCl मोर सोलेबल। तो सोलेबिलिटी ऑफ NaCl
सो आपको प्लानिंग करना है कि सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इन H2O2 मीडियम मोर देन द वाटर मीडियम। तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो H2O2 में ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू द वाटर मीडियम। क्यों? क्योंकि वो मोर पोलर है और ज़्यादा पोलर रहेगा, ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगा। नेक्स्ट, सेकंड, दो का सेट करते हैं, लास्ट में सबको एक जगह अरेंज कर लेंगे। चलिए बताइए। एक सॉल्वेंट ले रहे हैं H2O। H2O आप जानते हैं कि ये है वाटर, ये वाटर, और दूसरा ले लीजिए D2 ले लीजिए। D2 इज द हैवी वाटर, हैवी वाटर। एक है वाटर, दूसरा है हैवी वाटर, हैवी वाटर हुआ। तो वाटर हुआ, हैवी वाटर हुआ, हैवी वाटर जो हुआ। अब हैवी वाटर, वाटर में दोनों में देखिए आयंस तो एक जैसे ही हुआ, दोनों में आयन एक जैसा हुआ, बट हैवी वाटर जो होता है वो मोर विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी का जस्ट सिंपल मीनिंग गाढ़ापन। जैसे आप ड्रिंक करते हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पीते हैं, और मिल्क, दूध भी पीते हैं, तो बताइए दोनों में कौन गाढ़ा हुआ? तो मिल्क हो। मिल्क ज़्यादा कंसनट्रेटेड, मिल्क में आप जानते हैं क्रीम है, फैट है, प्रोटीन है, तो वो ज़्यादा गाढ़ा हुआ। तो दो, जैसे आप ड्रिंक करते हैं, दोनों हाथ में, एक में वाटर ले लीजिए, एक में मिल्क ले लीजिए, तो मिल्क देखिएगा गाढ़ा होगा, ठीक है। तो जो गाढ़ापन हुआ और उसके चलते उसमें सोलिबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे सिंपल मैं स्विमिंग करने के लिए बात करूँ तो स्विमिंग में वाटर, स्विमिंग करना, वाटर के अंदर स्विमिंग करना इजी है कंपेयर टू द मिल्क। मिल्क क्या है? गाढ़ा है, तो जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको रोकने की कोशिश करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है सोलिबिलिटी के लिए भी, दोनों एक जैसा है। ये मिल्क जैसा है, हाई कंसनट्रेशन जो हुआ, हाई विस्कोसिटी हुआ, लेस सोलिबिलिटी हुआ। वो गाढ़ा रहेगा तो उसमें घुलना, उसमें मिक्स होना थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैवी वाटर, हाई कंसंट्रेशन, और हाई विस्कोसिटी। और लेस सोलिबिलिटी ऑफ NaCl। या लेस सोलिबिलिटी ऑफ NaCl। NaCl का सोलिबिलिटी लेस होगा, लेस सोलिबिलिटी ऑफ द NaCl। सो सोलिबिलिटी ऑफ NaCl, वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू D2 मीडियम। ये मीडियम के बारे में बात। तो ऐसे दो मीडियम करके हम लोग स्टडी करते हैं और फिर लास्ट में सबको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, वाटर और ये मीडियम जो है, मान लीजिए यहाँ C2H5OH है वाटर, और ये है इथेनॉल। इथेनॉल वाटर है और इथेनॉल है, ठीक है। तो वाटर आप जानते हैं, वाटर तो है पोलर, ये तो पोलर है, आप जानते हैं कि वाटर ऐसा हुआ। और बट ये इथेनॉल, ये जो CH3 और CH2 और OH, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो आ गया, ऑर्गेनिक आने के चलते, कार्बन आने के चलते ये लेस पोलर देन वाटर। वाटर से इसका पोलरिटी कम होगा, ये ऑर्गेनिक हो गया ना, ये इनऑर्गेनिक है, लाइक डिजॉल्व, लाइक आप जानते हैं। तो ये कार्बन आने के चलते लेस पोलर देन वाटर, लेस पोलर देन वाटर, वाटर से लेस पोलर। तो सोलिबिलिटी इसमें वाटर में ज़्यादा होगा, अल्कोहल में कम हो जाएगा। तो सोलिबिलिटी ऑफ NaCl in water greater than alcohol। तो दो मीडियम को हम लोग डिफाइन करते हैं और लास्ट में सबको जोड़ेंगे। फोर्थ में सो इथेनॉल रहने दीजिए और ईथर कर लीजिए। यहाँ पे ईथर, ईथर का मतलब CH3OCH3, ये है डाइमिथाइल ईथर।
डाई मिथाइल ईथर। ये तो देख रहे हैं कि ये इसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। इसमें तो पोलर कम से कम ये वाटर जैसा कुछ पार्ट तो दिख रहा है, ये तो कम से कम वाटर जैसा लग रहा है कि ये वाटर जैसा पोलर मीडियम है और पोलर जैसा है वाटर जैसा उसमें दिख रहा है, इसमें तो कुछ दिखेगा नहीं। तो ईथर और अल्कोहल में कहेंगे तो अल्कोहल में ज़्यादा सोलेबल होगा। फोर फाइव एक और मीडियम हम लोग प्लान करते हैं, ईथर और एसीटोन कर देता हूं मैं इधर। तो ये है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन। तो ये एसीटोन और ईथर, ये इस साइड ईथर हो गया और वो एसीटोन हो गया। तो देखिए एसीटोन में आप कई बार पढ़े हुए हैं, आप क्लास में पढ़े हुए हैं कि इनॉल ऑफ एसीटोन, आईटी में भी पूछा हुआ है, इनॉल ऑफ एसीटोन कंटेन हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा हुआ है। तो ये एसीटोन है ना, वो थोड़ा सा बहुत कम है बट एग्जिस्ट करता है, मेजर पार्ट यही रहेगा, बट हल्का सा इनॉल के फॉर्म में आता है। और जब इनॉल आता है तो इनॉल में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इनॉल ऐसे कुछ बनता है, C और OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड CH2, ये आप पढ़े हुए हैं। इनॉल में हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, तो ये हम लोग इनॉल पढ़े हुए हैं। तो इनॉल में अगर थोड़ा सा भी फॉर्म, मतलब मेजर पार्ट तो कीटो फॉर्म ही होता है, बट थोड़ा सा फॉर्म, ये थोड़ा सा हल्का सा जब बनता है, ये इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं इनॉल ऑफ एसीटोन, इनॉल ऑफ एसीटोन जो हम लोग पढ़े हुए हैं, इनॉल ऑफ एसीटोन जो हो गया। तो ये इनॉल ऑफ एसीटोन जो हो गया, उसके चलते, इनॉल ऑफ एसीटोन के चलते, ये देखिए यहाँ इसके अंदर पोलर नेचर, ये जो बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ, इसके नेचर पोलर नेचर इस बॉन्ड में आ गया, ऐसे ये पोलर नेचर आ गया, ऐसे HO बॉन्ड जो है वो पोलर हो गया। पोलर होने के चलते ये आपका हल्का सा पोलर आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं आया, बट उसमें थोड़ा सा हल्का सा पोलर, क्योंकि इसमें आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड जैसे वाटर वाला बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ये इसके अंदर पोलर नेचर आ जाता है, तो ऐसा नेचर हल्का सा आएगा, OH देखिए ऐसा, तो इसमें ज़्यादा सोलेबल हो, एसीटोन में ज़्यादा सोलेबल है। तो सोलेबिलिटी ऑफ NaCl इन एसीटोन। तो इस तरह मैंने दोनों मीडियम करके आपको समझा दिया। अब आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं सोलेबिलिटी ऑफ NaCl इन H2O2 में ज़्यादा सोलेबल होगा कंपेयर टू द वाटर, देन D2 इथेनॉल, एसीटोन, देन ईथर मीडियम। इसके बात कर लीजिए, ये मीडियम कर लेंगे ये। तो ऑर्डर ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ NaCl, H2O2 में बेस्ट सोलेबल है, देन वाटर एंड D2O, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, मीडियम। तो अलग अलग मीडियम में सोलेबिलिटी आपको डिस्कस करना था। तो ये कंप्लीट हुआ सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर या डिफरेंट सॉल्वेंट, ये कंप्लीट हुआ। अभी आयनिक कंपाउंड का और प्रॉपर्टी है, आज फाइनल करेंगे हम लोग। सॉल्युबिलिटी फाइनल और मेजर प्रॉपर्टी तो कंप्लीट हो गया है आयनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट 7 में आयनिक रिएक्शन के बारे में जानना है। जब आप 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक पढ़ेंगे, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन उसमें डिस्कस करते हैं, तो वहाँ लिखते हैं कि आयनिक रिएक्शन
जितने साइंस के आयनिक रिएक्शन है, द वेरी फास्ट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्यों होते हैं तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 7 पॉइंट में कि ऑल आयनिक रिएक्शन, नंबर 1 कर लीजिए, ऑल आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन। सो आयनिक रिएक्शन जितने हैं साइंस के फास्ट रिएक्शन होते हैं। इतने फास्ट होते हैं कि इनका रेट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रेट नहीं बनाया जाता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी ये सब 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको जानना है आयनिक रिएक्शन, जितने रिएक्शन जिसमें आयनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं फास्ट रिएक्शन होते हैं। द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन, द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन, रेट का मतलब स्पीड ऑफ आयनिक रिएक्शन cannot determine, इनका रेट आप नहीं बता सकते। इतने फास्ट रिएक्शन होते हैं कि इनका रेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आयनिक रिएक्शन का रेट स्पीड जो है। क्यों तो आप मैं मैकेनिज्म करके दिखा दे रहा हूँ बहुत छोटा सा कि आयनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं, इनका रेट स्पीड नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन है कि मान लीजिए आपके पास है BaCl2, ठीक है, और इस पर रिएक्शन करना है H2SO4 का, ठीक है, BaCl2 ऑन रिएक्शन विद H2SO4, ऐसे रिएक्शन करना है, ठीक है। ये आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, इनका रेट हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, आप कंटेनर में BaCl2 ले लीजिए, एक कंटेनर में फ्लास्क में ये ले लीजिए, जैसे आप दोनों कंबाइन करेंगे वेरी फास्ट, बस टच करना है और टच करते ही ये है BaSO4 का, यहाँ पे नीचे में वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4 का, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 प्लस साथ निकलेगा 2 मोल्स ऑफ द HCl, ये HCl ऐसे बन जाएगा। ये आयनिक रिएक्शन है जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन है। अब यहाँ होता क्या है कि ये जैसे आप आयनिक कंपाउंड Ba++ हुआ और 2Cl-, का मतलब हुआ यहाँ Cl- हुआ, यहाँ Cl- हुआ। H2SO4 में ये H+ हुआ और H+ हुआ, ये SO4- हुआ, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें आयनिक कंपाउंड में आयनिक रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट आयनिक कंपाउंड है। और ये बहुत फास्ट होता है कि जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों को टच करेंगे, टच करते ही ये अब अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनमें और इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते ये ज्वाइंट करेंगे और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते ये ज्वाइंट करेंगे और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4 का। और इस तरह आपको जितने आयनिक कंपाउंड है वो फास्ट, मतलब ये रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्शन है और फास्ट रिएक्शन है, ये आयनिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शन में आता है। आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, इसका आप रेट कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, स्पीड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतना फास्ट होता है कि जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते ये फट से ज्वाइंट करेगा, ये तुरंत ज्वाइंट करेगा और ये तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो कोई भी आयनिक रिएक्शन हो बहुत फास्ट होता है, इसका स्पीड रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जबकि स्लो रिएक्शन होते हैं, वो आगे काइनेटिक में भी पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से आप इसको समझिए कि आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन क्यों फास्ट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये रिएक्टेंट इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शन। ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक में तो आयनिक कंपाउंड है नहीं, इनऑर्गेनिक में भी है, कई रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आता है। ये स्लो रिएक्शन है, इनका रेट बता सकते हैं, इनका स्लो चलता है, इनका रेट आप बता सकते हैं। द रेट ऑफ सच रिएक्शन,
द रेट ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन डिटरमाइन फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसका रेट आप बना सकते हैं, उसके मैकेनिज्म से उसका रेट आप प्लान कर सकते हैं। आयनिक रिएक्शन जो है वो फास्ट है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो रिएक्शन होते हैं, इनके रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन जो है थोड़ा स्लो रहेगा, या फिर इनऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन होते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन में H2I2, H2 है प्लस I2 है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो होता है वो स्लो रिएक्शन 2H है। तो ये है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो कि स्लो रिएक्शन में आता है। सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये स्लो रिएक्शन है। सो H2I2 यहाँ कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, और ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है। कैसे होता है तो समझिए यहाँ पे। आयनिक रिएक्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी तुरंत अट्रैक्शन हुआ और रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये स्लो है। स्लो का मतलब देखिए हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन H2 ऐसे लिखना होता है। ये आयोडीन है, I2 है, आयोडीन ऐसे हुआ, ऐसे लिखते हैं मैंने। तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो है अगर दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं। तो ये देखिए, ये दो ऐसे मूव करते हुए यहाँ से ये चला और यहाँ से ये चला, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। जैसे ही ये लड़ता है, ये आपस में ऐसे लड़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन। ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे 12th क्लास में और डिटेल में, कि ये दोनों मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते करते आमने सामने आया और इफेक्टिव कोलिजन हुआ। जैसे ही कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने के बाद देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ आयोडीन और यहाँ आयोडीन, ये कोलिजन होने के बाद ये एक प्लान बनाते हैं। प्लानिंग है कि मेकिंग ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जैसे ही लड़ेंगे, लड़ते हैं, देखिए यहाँ पे ये इनके बीच में जो प्लानिंग होगा, एग्रीमेंट होगा M का, M फॉर बॉन्ड मेकिंग। यहाँ पुराना बॉन्ड जो होगा वो स्टार्ट होगा ब्रेकिंग, B फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। अगेन नया बॉन्ड जो होगा वो मेकिंग शुरू होगा, M फॉर मेकिंग। पुराना बॉन्ड जो हुआ ब्रेकिंग, मेकिंग शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, वेरी हाई एनर्जी, जिसमें बॉन्ड मेक ब्रेक साइमल्टेनियसली होते रहता है ये। और जब ये ब्रेक करेगा तो मेक हुआ, मेकिंग वाला कंप्लीट करिए, ब्रेकिंग को कंप्लीट करिएगा, तो ये आपको जो है चेक करिए। जब मेकिंग फाइनल हुआ, ब्रेकिंग फाइनल हुआ, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बने कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पे HI, ऊपर में H और I, और नीचे में भी यहाँ पे हो गया H और I। ये मेकिंग और ब्रेकिंग फाइनल करने पे ये, तो ये इसको बोलते हैं कि एक स्लो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कोलिजन होने के बाद जस्ट रुक करके ट्रांजिशन स्टेट बनाना, मेकिंग करना, ब्रेकिंग करना, इसमें टाइम लगता है मेक ब्रेक करने में। फिर उसके बाद वो मेक कंप्लीट करना, ब्रेक को डिके कर जाना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनना। तो ये जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कोलिजन होना, इफेक्टिव कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ये इससे लड़ना चाहिए, ये इससे लड़ना चाहिए, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनना, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनाना है। तो ऑर्गेनिक में जनरली यही रिएक्शन फॉलो होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जाम्पल में ऐसे। ये तो है इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन यूज होता है। तो आप लिखेंगे कि ये है ट्रांजिशन स्टेट, हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, लेस स्टेबल होता है, ये बॉन्ड एम का मतलब जो है, एम जो देख रहे हैं वो उसका मतलब बॉन्ड मेकिंग होता है, बॉन्ड मेकिंग। बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ब्रेकिंग को।
सो मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होते रहेगा, मेक होगा, ब्रेक होगा, मेक होगा, ब्रेक होगा, और फाइनली वो प्रोडक्ट में इस साइड जो देख रहे हैं HI, ये जो दो बना यहाँ 2HI, ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये था मॉलिक्यूलर रिएक्शन की जो स्लो रिएक्शन है। तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी कि जितने आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन है वो वेरी फास्ट रिएक्शन, वो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, उनका रेट तक नहीं बता सकते, इतना फास्ट होगा कि काइनेटिक रेट मैकेनिज्म कुछ नहीं, बस फट से जुटेगा, प्रोडक्ट बना देगा। मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन स्लो होते हैं, जिसमें इन दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें बॉन्ड मेक बॉन्ड ब्रेक कंटिन्यूसली होते रहेगा, और फाइनली वो मेक ब्रेक करके वो प्रोडक्ट बना देगा, जो प्रोडक्ट HI मेजर प्रोडक्ट है आपका, ये हुआ आपका। तो यह आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी और हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में, और ये लास्ट पॉइंट है, और कुछ जनरल नॉलेज का हम लोग बातें करेंगे इसमें। जो हार्डेस्ट कंपाउंड इन केमिस्ट्री, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो हैं सबसे हार्ड कंपाउंड होते हैं, और उनका कहाँ यूजेज है केमिस्ट्री में या साइंस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड फाइनल है, आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट बट बड़ा है, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हार्डेस्ट कंपाउंड इन केमिस्ट्री 8 पॉइंट। कुछ जो हार्डेस्ट कंपाउंड है केमिस्ट्री के, उनका मुझे लिस्ट बनाना है, उनमें आयनिक कंपाउंड नेचर भी आता है। हार्डेस्ट कंपाउंड का मतलब वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो कंपाउंड जो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, तो हार्डेस्ट कंपाउंड, और लिस्ट में बना देता हूँ और उसमें एप्लीकेशन सिखा देता हूँ आपको। सो उस कंपाउंड के लिस्ट में आता है एक तो Al2O3 आता है, इसके नेम आपको जानना है और यूजेज मैं समझा दूंगा। Al2O3 है, नेक्स्ट SiC है, नेक्स्ट है B4C, नेक्स्ट WC, नेक्स्ट SiO2, और नेक्स्ट डायमंड। ये हार्डेस्ट कंपाउंड होता है, ठीक है। इनका जो है, इन चारों का अलग रीजन है, इन चारों का रीजन है कि ड्यू टू वेरी हाई, ठीक है, वेरी वेरी हार्ड, ये साइंस में बहुत हार्ड आते हैं ड्यू टू वेरी हाई लैटिस एनर्जी। इनके बॉन्ड इतने स्ट्रांग होते हैं ना, वेरी हाई लैटिस एनर्जी, वही लैटिस एनर्जी या फोर्स जो कहिए, लैटिस एनर्जी इनका बहुत ज़्यादा होता है। लैटिस एनर्जी U0 जानते हैं, E1A2/R, तो वही फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड से अटैच रहते हैं, इसके चलते वेरी हार्ड होते हैं। इनका तो अलग रीजन है, ये वेरी वेरी हार्ड ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये है वेरी वेरी हार्ड ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के चलते। पढ़े हुए हैं दोनों आप, रॉक, सिलिकेट एंड डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं आप SiO2, बट आप जानते हैं SiO2 होल N होता है, पोलीमराइज करता है और पॉलीमर बना के बिग फिगर रॉक बनाता है, बड़ा बड़ा रॉक, वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये हमें डिस्कस करना था पूरे साइंस का हार्डेस्ट कंपाउंड इन केमिस्ट्री, वो वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ये कंपाउंड है। आगे जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो इनके बारे में पूरा एक बुक है, मैकेनिकल में, स्पेशली मेरा जो डिपार्टमेंट मैकेनिकल था उसमें एक बुक है इनके लिए, 3rd ईयर में पढ़ना होता है, कटिंग टूल्स नाम का। कटिंग टूल्स, तो कटिंग टूल्स मतलब ड्रिल मशीन में यूज होता है, लेथ मशीन में यूज होता है, जो टूल यूज करते हैं वो टूल जनरली इन्हीं का बना होता है,
यही सब कटिंग टूल्स में यही यूज किया जाता है। तो आप लिख लेंगे कि दे आर यूज इन कटिंग टूल्स। They are used in cutting tools. सो जितने इंजीनियरिंग वर्क है, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन या अदर कटिंग मशीन जितना है, उसमें जितने कटिंग टूल्स यूज किया जाता है वो इन्हीं का यूज किया जाता था। आपको जो 11th क्लास 12th क्लास या मेडिकल का जो सिलेबस है उसमें बस इनके नेम जैसे इनका नाम है कोरंडम बोलते हैं, इसको कार्बोरंडम बोलते हैं, नॉर्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड है, सिलिका वो हो गया, रॉक हो गया और डायमंड। नेम एंड थोड़ा थोड़ा यूजेज आपको जानना है। बाकी डिटेल में जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो खूब डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। कटिंग टूल्स मैकेनिकल में तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, बट एनी ब्रांच हो, जैसे फर्स्ट ईयर जब आप जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो फर्स्ट ईयर जो है एनी ब्रांच, आपका कोई भी ब्रांच हो, इवन कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल है, केमिकल, जो भी ब्रांच हो आपका, तो फर्स्ट ईयर तो कॉमन रहता है। फर्स्ट ईयर सारे स्टूडेंट, जैसे हम लोग का जो बैच था, जो IIT रुड़की का जो बैच था, तो फर्स्ट ईयर जितने लोग थे, जितने स्टूडेंट थे उस समय तो बहुत कम 300 ही होते थे सारे ब्रांच में। जैसे मैकेनिकल में 40 सीट था, अभी डबल क्या ट्रिपल हो गया, 120 सीट है अभी मैकेनिकल में IIT रुड़की में। तो सीट अब तो बढ़ गया है, बट पहले हम लोग का जो बैच हुआ करता था, जैसे 300 स्टूडेंट गए एक साल जो एडमिशन लिए, तो सबका जो फर्स्ट ईयर होता था कॉमन, सबको, कंप्यूटर साइंस भी है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, सबका कॉमन होता था। और कॉमन सबको लैब में जाना होता था। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे एडमिशन लिए हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे हर स्टूडेंट का कॉमन है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर भी कॉमन है। और सबको, जैसे हम लोग का सुबह क्लास होता था 8 बजे से, 8 बजे से क्लास हुआ और 1 बजे तक होता था। 8 बजे से 1 बजे तक वो लेक्चर क्लास होते थे, 1 से 2 लंच ब्रेक मिलता था। हॉस्टल आते थे, हॉस्टल आके जल्दी से मेस में गए, खाना खाया, लंच किया, लंच करने के बाद 2 बजे के बाद 2 से 5 बजे तक, 2 से 5 बजे का जो टाइम रहता था वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता था, जिसमें वर्कशॉप में जाना था। वर्कशॉप जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जैसे वर्कशॉप में बहुत सारा, मतलब आप कंप्यूटर साइंस भी है फिर भी वर्कशॉप में जाना है आपको। वेल्डिंग करना है, कारपेंट्री वर्कशॉप है, मोल्डिंग है, कास्टिंग है, गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, ड्रिल मशीन है, हर टाइप का जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सब आपको वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करना है। कॉमन है, कोई भी ब्रांच हो, आप सिविल हो, कंप्यूटर साइंस भी हो, फर्स्ट ईयर का हम लोग का सबका दोनों सेमेस्टर कॉमन रहा करता था। तो लंच के बाद, जैसे लंच हुआ, लंच के बाद जब सबको मिल जाता था, अलॉट हो जाता था कि हाँ आज आपको किस लैब में जाना है, क्या आपके लिए क्या प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपको जस्ट 3 घंटे के अंदर वो कंप्लीट करना है। सर बैठे रहेंगे ऑफिस में, वहाँ अपने फाइल बना करके वहाँ सर को दिखाना है, प्रेजेंट करना है, और सर नंबर भी दे देते थे। अपने जो सर अपना डायरी रजिस्टर रखते थे उसमें उसी समय नंबर भी पुट कर देते थे, वो इंटरनल नंबर होता था। तो जो मुझे मिला था, जो मुझे जस्ट फर्स्ट डे, मतलब कॉलेज में पहले दिन गए, क्लास हुआ, क्लास के बाद बताया गया, ओरिएंटेशन पहले होता है, पहले तो 1 दिन 2 दिन समझाया जाता है, ओरिएंटेशन होता है कि कैसे क्लासेस चलेगा, कैसे शेड्यूल क्या है, कैसे आपको जाना है, कैसे रहना है। तो जैसे क्लास स्टार्ट हुआ, जस्ट फर्स्ट डे जो लैब में मुझे जो वर्क मिला, मुझे जो लैब में गया लंच के बाद, तो लंच के बाद मुझे वर्क मिला था लेथ मशीन में। लेथ मशीन में मुझे ऐसे दिया गया था कि बस आपको जो है इस तरह का एक ऐसे सिलेंड्रिकल सॉलिड आयरन, ऐसे सॉलिड आयरन जो रहेगा, वो आयरन का जो सॉलिड रॉड था, ये इसको मुझे कट करना था। वो मुझे वर्क मिला था कि इसको कट करना है कुछ ऐसे डंबल शेप में, इंक्लाइन करके ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है। तो फर्स्ट डे जो मुझे जो वर्क दिया गया था वो यही वर्क था कि आपको जो है इस डंबल जो है दिया हुआ है कि ऐसे रहेगा, आयरन का सिलेंड्रिकल रहेगा, और इसको डंबल शेप में ऐसे कट करना है, ये कट करना है। 3 घंटे का ये एक्सपेरिमेंट था। हर स्टूडेंट को अलग मिलेगा, हर लोगों को, किसी को कारपेंट्री मिल गया, लकड़ी के सेक्शन में गया, कोई वेल्डिंग में गया, कोई मोल्डिंग कर रहा है, कोई गैस वेल्डिंग में है, कोई आर्क वेल्डिंग में है, कोई ड्रिल कर रहा है। हर एक को अपना अपना स्लॉट से अलग अलग मिलेगा, और 3 घंटे में कंप्लीट भी करना है। फाइल पे भी नोट करना है आपको, क्या क्या आपने काम किया, कैसे वर्क किया, वो प्रेजेंट भी करना है। वो सर भी बैठे रहेंगे ऑफिस में, वहाँ प्रेजेंटेशन होता है और करना पड़ता है।
करना पड़ता है। कई बार क्लास में लोग पूछते हैं कि सर क्या डिफरेंस है, जैसे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है और आईआईटी में, एनआईटी में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ जो है, जैसे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मशीन है, भागलपुर हुआ चाहे मुजफ्फरपुर, जो बेस्ट कॉलेज है आपके, ये मशीन जो है वो सिर्फ 1 या 2 मशीन रहेगा। वहाँ करना नहीं होता है, वहाँ बस खाली खड़ा होकर देखना होता है कि कैसे होता है। और आईटी में नहीं, आईटी में स्टूडेंट जैसे हम लोग हैं, एक लैब में गए 30 लोग गए इस वर्क करने के लिए, हर लोग को अलग अलग दिया गया, तो वहाँ 50 मशीन रहेगा। स्टूडेंट 30 ही है, बट इस लैब में, लेस वाले लैब में जाइएगा तो 50 मशीन रहेगा, और 50 सारा वर्किंग रहेगा, और हर स्टूडेंट के लिए एक अपना अलग मशीन रहेगा। आपको काम करना है, आपके साथ एक असिस्टेंट भी रहेंगे। 2 टेबल पे, 2 अगल बगल के टेबल पे एक असिस्टेंट रहते हैं, स्टाफ रहेंगे। हम लोगों को सिखाया जाता था कॉलेज में, ओरिएंटेशन में यही सिखाया जाता था कि एनी पर्सन, एनी स्टाफ, कोई भी स्टाफ रहेंगे कॉलेज को, तो उनको बोलना है भैया। मेस में खाना भी खा रहे हैं तो खाना जो खिलाने वाले हैं, भैया, भैया चावल ला दो, भैया सब्जी ला दो, तो वो भैया बोलना सिखाया जाता था। और सब लोगों को, स्टाफ भी हैं, ऑफिस के भी स्टाफ हैं, सर को सर बोलना है, बाकी सब जो स्टाफ हैं जो असिस्ट करेंगे उन सबको भैया, भैया जी बोलना है, भैया जी आप हमें बताइए। तो सिखाया जाता था, वो सीख जाते हैं। ओरिएंटेशन में सब बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है, 1 हफ्ते में सब सीख जाते हैं सब। तो 1 हफ्ते के बाद जब क्लास एकदम रूटीन में चलता है, तो हम लोगों को असिस्टेंट मिलते हैं। अब मुझे मिला है कि वर्क इसको कंप्लीट करना है, और 3 घंटे का टाइम रहता है, 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेना है, 1 घंटे बाद रिपोर्ट तैयार करना है, और फिर सर को सबमिट करके वेट करना है कि सर नंबर भी बिठाएंगे। उसी वक्त आपको नंबर नहीं पता चलेगा, बट इंटरनल नंबर वही होता है कि सर आपका प्रेजेंटेशन को देखेंगे कि सही आपने बनाया कि नहीं। अब फर्स्ट डे वर्कशॉप में चला गया, मैं कुछ नहीं पता है किस पे काम करना है, क्या करना है, कैसे टाइट करना है, कैसे कटिंग करना है, आयरन है, हार्ड है, कुछ नहीं पता। एकदम घबराना नहीं है। वहाँ बोले ना असिस्टेंट मिलेंगे, जैसे जाइएगा वो एकदम स्माइल करते हुए आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि हाँ आप इस टेबल पे खड़े हो जाइए। खड़े होकर वो पूरा बताते हैं कि ये इसको जो है, इसको जॉब है, इसको एक लेथ मशीन होता है, बहुत बड़ा मशीन रहेगा। उस मशीन में इसको बोल देंगे, इसको फिक्स करना होता है, वो रहता है, उसके टिथ होते हैं, दांत दोनों साइड से रहेगा, वो मशीन को घुमा करके इसको फिक्स करना होता है, फिक्स करके ऐसे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद उसमें टूल अटैच करना होता है, मोटर लगा रहता है कि ये जैसे ही आप इसको फिक्स करके ऐसे मोटर से अटैच रहेगा, तो ऐसे जैसे मोटर ऑन करेंगे, उसमें भी गियर रहता है, 1 गियर 2 गियर, हाई स्पीड स्लो स्पीड करना होता है। तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो वो पूरा गोला गोला घूमने लगेगा। फिर वो हम लोग बोलते थे कि वो सब सिखाएंगे, स्टार्टिंग में सब एक एक चीज़ सिखाएंगे। असिस्टेंट रहते हैं, सब सिखाएंगे, करना आपको है, खड़े होकर बताएंगे। वो टूल को अटैच करना सिखाएंगे कि मशीन में एक सेक्शन होता है जिसमें हम लोग टूल, वो नीचे बॉक्स रहता है, टूल बॉक्स रहता है, खोल करके हम टूल निकालते थे। और ये कटिंग टूल है, टूल को ले जाके ऐसे अटैच करना है, अटैच करके ये मशीन घूमते रहेगा। सबसे पहले मार्किंग सिखाते थे, बोलते कि इतना कट करना है तो इसके लीजिए, जस्ट चौक लेकर के ऐसे मार्क कीजिए कि 5 सेंटीमीटर, इधर से मार्क करिए, इधर से मार्क करिए, इधर से मार्क करके 5 सेंटीमीटर, मतलब चौक से ऐसे स्केल लेकर के चौक से मार्क करना है। सब सिखाते थे, एकदम बहुत फ्रेंडली। हम लोग देखे कि जैसे हम लोग का कलीग और लोग जो बैचमेट जो थे, वो जैसे कोई एनआईटी में पढ़ रहा है, कोई इस समय जैसे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, वो लोग बताता था कि बातें करने पे बताता था कि नहीं, कुछ नहीं सिखाया जाता था, कुछ नहीं। और आईटी में तो यही है कि आईटी में बोलते हैं कि इतना स्टूडेंट कम और मशीन ज़्यादा, स्टाफ भी बहुत सारा, बहुत स्टाफ ज़्यादा। वो एक एक चीज़ सिखाएंगे आपको, एक एक चीज़ पकड़ना, तो वो पूरा मार्क करना सिखाएगी, ऐसे मार्क करना है, ऐसे मार्क करके पहले वाइट चॉक से मार्क कर लीजिए, मार्क करने के बाद उसको अटैच करना, मोटर चलाना। फिर उसके बाद बोल देते कि टूल लेगा के ऐसे, मैंने आपने मार्क कर लिया है तो टूल को यहाँ से कट शुरू करना है, तो टूल ले जाके ऐसे जस्ट स्टार्ट करिए, ऐसे टूल ले जाके ऐसे कट करना है। जैसे ही टूल से टच कराएंगे और मशीन ऐसे घूमते रहेगा, तो धीरे धीरे कटिंग शुरू होगा। और कटिंग होने में कितना डेप्थ तक कट करना है सब मार्क किया रहता था। वो बताते थे करिए, धीरे धीरे करिए, पानी डालते रहिएगा, धीरे धीरे हल्का हल्का पानी डालते रहिएगा, गर्म ना हो जाए, टूल टूट न जाए। करके दिखाते थे, समझा देते थे, बोलते थे कि अब अपने से छुओ,
अपने से टूल लगाओ, अपने से जाओ, जाके टूल से कट करो। अब जैसे ही मैं कट करना शुरू करता था, जस्ट ऐसे गया जाके टच कराता था, कट करते ही जैसे मैं छुआ बट धड़ 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 करके मशीन एकदम बंद हो जाता था, और बंद हो जाके जैसे एकदम ऑफ, टूल टूट करके दो किनारे में, दो टुकड़े में गिर जाता था। कुछ नहीं बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। फिर से समझाते थे कि फिर से टूल निकालो, नया टूल लगाओ। बहुत टूल रखा रहता, इतना 10-10 टूल दिया रहता था, टूल बॉक्स रहता था। दूसरा टूल लाए, दूसरा टूल ला के अब वो सिखाते कि धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाके कटिंग किए, फिर कटिंग किए 5 मिनट तक कटिंग किए। 5 मिनट कटिंग करने के बाद फिर गर्म हुआ टूल, टूट के किनारे। बोलते कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। फर्स्ट डे है, आप पहले दिन आप मशीन पकड़ रहे हैं, पहले दिन टूल को आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से टूल चेंज करिए। मतलब यहाँ से यहाँ इसको करते करते टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह कर करके 5-6 टूल टूटता। असल मेरा नहीं, सारा लोग का टूल टूटते रहता, सबका टूल टूट जाता। टेढ़ा मेढ़ा रहता तो टेढ़ा मेढ़ा रहने पे फाइलिंग कर लेते थे। सर को दिखाने से पहले तो चमकाना होता था कि एकदम नंबर आना चाहिए इस पर अच्छे से, नंबर नहीं तो सर देखेंगे टेढ़ा मेढ़ा कर। तो फाइलिंग रेती सुने, रेत करके उसको किसी तरह सीधा करते थे जितना हो सकता है। पहले तो कटिंग करना, कट करके थोड़ा मोड़ा तिरछा मिर्छा हुआ तो रेत करके सीधा करना होता। रेत करके सीधा करने के बाद इस पर जो है, इस साइड पे अपना रोल नंबर कोडिंग जो रहता था हमारा मैकेनिकल बैच का, वो कोड लेकर के लिखना होता था कि कोई दूसरा लोग एक्सचेंज ना कर ले। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फाइल बनाना कि क्या लिया मैंने, कौन से टूल यूज किया, कैसे वर्क किया, फिर सर के पास प्रेजेंट करना पड़ता। तो बहुत कॉमन है फर्स्ट ईयर का। और जब जाते थे सर के यहाँ प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो जो सबसे तेज स्टूडेंट जो सबसे पहले कंप्लीट करता था वो जाता था। हम लोग तो बाद में जाते थे, पहले देखते थे कि वो क्योंकि पहले दिन पूरा डर लगा रहता था कि सर कैसे हैं, कहीं सर बहुत गुस्से वाले तो नहीं हैं। तो जो सबसे तेज स्टूडेंट रहता था बोल दे तुम जाओ, पहले गए भेजा गया तो जाओ पहले देखो सर क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन, कितना टूल टूटा, कितना टूल आपने तोड़ा। 5-6 सबका था, कोई 8-8 9 भी टूट देता था, बट सब 5-6 टूल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, फर्स्ट डे है, पहली बार है, आप 5-5 टूल सबने तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल जो था वो किस मटेरियल का था। बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, बहुत कॉमन। और फर्स्ट जो पहला स्टूडेंट गया वो फंसता था। हम लोग तो पीछे रहते थे, हम लोग तो एकदम पीछे की, पहले 2-4 को पहले फेस करने दीजिए कि सबसे तेज जो है, जो तेज नहीं, जो तेज बनने वाला स्टूडेंट होते हैं ना, आपके स्कूल में भी होते हैं कि जो बड़े आगे आगे रहते हैं, वो तेज नहीं होते हैं, वो तेज बनते हैं, ठीक है। तो उनको आगे बढ़ा करके बोल देते कि सर से आप पहले क्वेश्चन पता कर लो क्या क्या वो निकलते। तो हम लोग पूछते थे कि क्या क्या पूछा हुआ, वो कुछ सही कुछ गलत भी बता देता था। तो कॉमन क्वेश्चन, कितना टूल टूटा। नेक्स्ट कि टूल किस मटेरियल का था। आप जो टूल यूज कर रहे थे जब टूट रहा था तो किस, सब लोग बोलता आयरन पूछते थे। सर बोलते कि आयरन तो बहुत टाइप का होता है, कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, ठीक है, कौन सा आयरन, ठीक है, कौन सा आयरन पूछते थे। कि टूल जो जनरली टूल बनाया जाता है, 2 टाइप का टूल होता था, एक माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन। तो पूछते थे माइल्ड स्टील का है, कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन। तो फर्स्ट स्टूडेंट तो फंसता था। जब बाहर पता चलता था तो हम लोग जो असिस्ट करते थे, जो हम लोग को बताते थे, उनसे पूछ लेते थे कि सर बताइए, प्लीज़ बताइए ये टूल जो हम लोग से टूटा है वो कौन से मटेरियल का है। तो वो बताते थे माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन ये सब पढ़ना है। ये 11th-12th क्लास में है, 12th क्लास का, ठीक है। तो चलिए पता चल गया कि हाँ माइल्ड स्टील का। तो नेक्स्ट स्टूडेंट गया, सर पूछे कि कौन सा टूल, कितना टूल टूटा, 5 टूल। अच्छा कौन सा आयरन है, तो फट से आंसर माइल्ड स्टील। समझ जाते सर कि पूछ लिया असिस्टेंट से लोगों ने। अच्छा माइल्ड स्टील, तो पूछते थे कैसे पहचाने माइल्ड स्टील है, कैसे माइल्ड स्टील है। दो ऐसे टूल हाथ में दे दिए, बोले कि 2 टूल है हाथ में, 2 टूल है, ठीक है, 2 टूल है हाथ में, ऐसे बोले कि 2 टूल हाथ में दे दिए, बोले कि पहचानो तो जरा देख करके कौन सा टूल है माइल्ड स्टील, कौन सा कास्ट आयरन है।
तो ये सब चीज़ें 12th क्लास में पढ़ना है, ये 12th क्लास में पढ़ना है, क्योंकि आईटी में जाने से पहले 12th क्लास तो क्लियर करना है। तो 12th क्लास का ये है प्रॉपर्टी कि आयरन, टाइप्स ऑफ द आयरन, ब्रॉड आयरन, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, कई टाइप्स का आयरन होते हैं, माइल्ड स्टील होते हैं। तो उसमें पढ़ना है। सर जैसे 2 टूल हाथ में दे देंगे, बोलेंगे लो ये दोनों टूल दोनों हाथ में पकड़ लो और पकड़ के बताओ तो कौन सा कास्ट आयरन, कौन सा माइल्ड स्टील है। ये पूछते थे। जो 12th क्लास बहुत एक्सपर्ट रहेगा वो पकड़ लेगा। तो कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील पहचानने का कोई भी मेथड नहीं है, एक सिंगल मेथड है। मतलब आप छू करके, वेट करके, डेंसिटी देख करके, फील करके कुछ नहीं पकड़ सकते। उन दोनों टूल को पहचानने का एक ही तरीका है, जस्ट दोनों टूल हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर ज़मीन पे गिरा दीजिए। जैसे ज़मीन पे गिरेगा ना, तुरंत पता चल जाएगा कि माइल्ड स्टील कौन है, कास्ट आयरन कौन है। ये 12th क्लास में पढ़ना है। जो हम लोगों सर वहाँ ज़रूर पूछते थे, हमेशा पूछते थे कि अच्छा आप बताओ माइल्ड स्टील का टूल है तो माइल्ड स्टील कैसे पहचाने, कैसे आप पहचान लिए कि माइल्ड स्टील का टूल है। ठीक है, तो हम लोग बोलते थे कि सर इन दोनों टूल को हाथ में लेकर के गिरा दीजिए। देखिए आप समझिए, माइल्ड स्टील किचन में हम लोग घर में देखते हैं, किचन में कभी बर्तन साफ करते समय एकाक बर्तन या किचन में थाली निकालते समय कभी ना कभी एकाक थाली ज़मीन पे गिर जाता है, गिरा ही होगा, सबसे गिरा होगा। तो उस समय देखिए किचन में सारा थाली जितना होता है स्टेनलेस स्टील का होता है, और जब थाली ज़मीन पे फ्लोर पे गिरेगा तो आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील जैसे ही थाली गिरेगा ज़मीन पे आवाज़ झन से करेगा। सब लोग फील किए हुए हैं। या पॉकेट से क्वाइन, 1 रुपये 2 रुपये का क्वाइन ज़मीन पे हार्ड फ्लोर पे गिरेगा, गिरते ही झन से आवाज़ करेगा। जिस साउंड में वाइब्रेशन हुआ वो स्टील, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील का आएगा। जिस साउंड में वाइब्रेशन हुआ, कभी किचन में से स्टील का बर्तन खींच रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं और एक ग्लास सड़क के नीचे गिर गया, गिरने पे झन से आवाज़ आता ही है। सब लोग फील किए हैं इस साउंड को, सब लोग घर में फील किए हैं। क्वाइन, पैसा गिर गया, क्वाइन गिर गया 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का, तो झंझनाहट आता है साउंड में। तो वो जो वाइब्रेशन आया स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील, 2 टूल, हाथ में 2 टूल रहेगा। दोनों टूल को बोला जाता है कि सर दोनों टूल को पहचानने का यही तरीका है। अगर ये माइल्ड स्टील है, स्टील, माइल्ड स्टील जस्ट लाइक स्टेनलेस स्टील, इसको जैसे ज़मीन पे गिराएंगे झन से आवाज़ आएगा। कास्ट आयरन नहीं आएगा। कास्ट आयरन जो होता है जस्ट एक बार गिरेगा धम से, ओनली वन साउंड। वहाँ सर के सामने ये सब नहीं बोलना है कि सर गिराएंगे, टूल को गिराएंगे, झन से आवाज़ आएगा, ये सब नहीं बोलना है। वहाँ आप टेक्निकल टर्म में बात करना है। वहाँ जब आप 11th क्लास फिजिक्स पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, तो साउंड में आपको बोलना पड़ेगा सर ये जो माइल्ड स्टील है जब मैं ज़मीन पे गिराता हूँ इसका साउंड जो होता है वो लो पिच साउंड होता है, लो पिच साउंड होता है, और ये हाई पिच साउंड हुआ कास्ट आयरन। साउंड की प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करना है, फील करना है। आप समझना है कि हाँ घर में बर्तन गिर गया, स्टेनलेस स्टील का बर्तन ज़मीन पे गिर गया तो वो स्टील, माइल्ड स्टील हो गया, समझना है। बट उसको टेक्निकल टर्म में बोलना है, सर से बोलना है टेक्निकल टर्म में कि सर ये जो है हाई पिच वाला साउंड देता है और ये कास्ट आयरन जो है लो पिच का साउंड देता है, ऐसे बोला जाता है। तो ये 12th क्लास में सब चीज़ें हैं, हम लोग साउंड में भी पढ़ेंगे, आयरन के प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था कटिंग टूल्स, ये कटिंग टूल्स है। ये तो फर्स्ट ईयर की बातें हो गई। मेरा डिपार्टमेंट तो मैकेनिकल था, मैकेनिकल में तो रोज़ यही काम ही करना है। ये तो फर्स्ट ईयर में भी आप कंप्यूटर साइंस भी लेंगे फिर भी ये करना है आपको, सिविल भी रहेंगे फिर भी फर्स्ट ईयर तो कॉमन है। बट जब मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है तो मुझे 3rd ईयर 4th ईयर तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना होता था। तो जो अब मैं 3rd ईयर में आ गया, जब 3rd ईयर में हम लोग आ जाते थे ना, तब समझ में आता था कि वो जो फर्स्ट ईयर में जो पहले दिन मैं आया था और लेथ मशीन पे काम कर रहा था और मेरा टूल जैसे ही लगा रहा था, टूल धड़ 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 करके टूट जाता था 2 पार्ट में, और 1 घंटे में मैंने 5 टूल तोड़ा था। तो उस दिन जब याद आता है, जब मैं 3rd ईयर में था तब याद आता है कि वो फर्स्ट ईयर में मेरे से 5 टूल टूटा था। तो फिर लगता था कि वो, उसके बाद पता चला कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती नहीं, वो टूल की ही प्रॉब्लम थी। क्योंकि फर्स्ट ईयर लर्निंग फेज होता है, आप फर्स्ट डे कॉलेज जा रहे हैं, फर्स्ट डे मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको सबसे सस्ता, सबसे लो क्वालिटी का जो माइल्ड स्टील का टूल होता है वो दिया जाता है। वो सीखने वाला टूल है, वो बहुत एक्सपर्ट भी लोग रहेंगे, 10 मिनट के अंदर उनसे टूल टूट जाएगा, गर्म होकर टूट जाता है।
तो जब हम लोग को बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, जैसे मैं थर्ड ईयर में आ गया, तो थर्ड ईयर में मुझे 2 घंटे 3 घंटे तक एकदम स्मूथ कटिंग करना है, तो कट करने के लिए ये टूल नहीं, अब ये टूल नहीं, ये माइल्ड स्टील का नहीं, मैं बोलूँगा कि सर मुझे ये दे दीजिए, कोरंडम, कार्बोरंडम, बोरन कार्बाइड, नॉर्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड, इनका टूल दे दीजिए। ये टूल जो है ये सब हार्ड टूल है, ये हार्ड टूल महंगे होंगे, कटिंग टूल्स महंगे होते हैं। कोई भी आप जहाँ पे मशीन जहाँ पे टूल्स बिकता है वहाँ पे आप कटिंग टूल्स परचेज करिए, बहुत महंगे होते हैं। छोटा छोटा टूल्स रहेगा 500-600 का टूल्स मिलेगा, ये सब टूल्स महंगे होते हैं, ठीक है, बट इनका कटिंग टाइम ज़्यादा होता है। मतलब आप कटिंग टाइम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, 3 घंटे 4 घंटे भी कट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 10-15 मिनट में माइल्ड स्टील कास्ट आयरन का जो टूल्स है वो टूट जाएगा, ये तो गर्म होकर टूल्स टूट जाता है। ये लर्निंग टूल था। जब थर्ड ईयर मेरा मैकेनिकल में बड़े प्रोजेक्ट्स मैं जब कर रहा था तो उस समय तो पता चला कि हमें इस टूल से काम ही नहीं होगा, हमें इन चारों में कोई टूल चाहिए। ये टूल्स आपको नाम पढ़ना है, कोरंडम नाम जानना है, कार्बोरंडम पढ़ना है, नॉर्बाइड पढ़ना है, टंगस्टन कार्बाइड, ये सब नेम आपके सिलेबस में है। एप्लीकेशन आगे आपको जानना है कि कटिंग टूल्स में ये यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर सिंपल सा माइल्ड स्टील का टूल मिलता था, थर्ड ईयर में आ गया मैं तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के प्रोजेक्ट्स में इनका टूल्स मिलता था। और जब कुछ प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मेरा तो कोर मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल तो कोर मशीनरी रिलेटेड वर्क है, तो कुछ प्रोजेक्ट करना होता था। आपको भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो थर्ड ईयर से प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो प्रोजेक्ट के लिए कोई कंपनी सेलेक्ट करना होता है। तो मैकेनिकल की जो बेस्ट कंपनी जो रुड़की से एकदम बगल में, हरिद्वार रुड़की हाईवे पे है, द इंडिया की बेस्ट कंपनी BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL कंपनी है, जस्ट रुड़की हरिद्वार हाईवे पे बीच में पड़ती है BHEL कंपनी। वो बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। BHEL जो है टरबाइन, जो पावर सेक्टर जो होता है, पावर जनरेशन में टरबाइन, मोटर, जनरेटर, इनका प्रेशर वेसल्स, इनका प्रोडक्शन करते हैं। तो BHEL में हम लोग को ट्रेनिंग करना होता था। तो जैसे मेरा ट्रेनिंग है तो मुझे BHEL में जाना है, कुछ ब्लेड्स डिजाइन करना था, जस्ट टरबाइन के ब्लेड जो है, स्टीम टरबाइन का ब्लेड्स बनाना था, वो मेरा प्रोजेक्ट था। तो ये फर्स्ट ईयर माइल्ड स्टील टूल, थर्ड ईयर में जब मैं आया तो अपने से इन सब का टूल्स यूज करना शुरू किया। और जब मैं इंडस्ट्री में गया, BHEL में गया, जब प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, तो मैं तो देखा कि BHEL तो कभी बंद ही नहीं होता। मतलब जब से कंपनी बना हुआ है 24 घंटा चलता है कंपनी, कभी नहीं बंद हुआ है, कभी बंद ही नहीं हुआ है। 8-8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, 8 घंटे एक इंजीनियर काम करेंगे, अगले 8 घंटे फिर नाइट शिफ्ट में नेक्स्ट इंजीनियर आ जाएंगे। 24 घंटे में 8-8 घंटे का रोटेशन होते रहता है। कभी कंपनी आज तक बंद ही नहीं हुई है। कोई होली, दिवाली, दशहरा, कोई फेस्टिवल नहीं रहेगा, कंपनी चल रही है। 8-8 घंटे के शिफ्ट पे इंजीनियर चेंज होते रहेंगे, किसी का नाइट ड्यूटी है, किसी का डे ड्यूटी है, किसी का इवनिंग ड्यूटी है, रोटेशन चलते रहता। इसे बड़ी कंपनी है। PSU, बेस्ट PSU में आता है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब वहाँ मैं गया तो मैं देखा कि कंपनी बंद ही नहीं हो रही है, कभी कंपनी का काम ही नहीं स्टॉप हो रहा है। मतलब टरबाइन लगा हुआ है, बड़ा सा टरबाइन, बहुत बड़ा बड़ा टरबाइन होता है भाई, 100-100 मीटर का टरबाइन होता है। अब टरबाइन बन रहा है तो बन रहा है, उसके जो मेन जो शाफ्ट है उसमें कटिंग चल रहा है, कई जगह कटिंग होता है और कटिंग बंद ही नहीं हो रहा है, 24 घंटे कटिंग चल रहा है। तो 24 घंटे, अब बताइए, तो ये जो मेरा टूल था, जो फर्स्ट ईयर में मैं गया था, फर्स्ट ईयर का जो टूल था, ये मैं देख रहा था कि माइल्ड स्टील का टूल था, वो ऐसे इस टाइप का रहता था, इससे कटिंग करता था मैं यहाँ से। 10 मिनट बस लगेगा कि गर्म होकर क्रैक कर जाएगा। फर्स्ट ईयर में ये था मिला था। जब थर्ड ईयर में गया तो मैं इनमें से कोई टूल मांगा कि हमको ये चाहिए, AL2O3 कोरंडम का टूल दे दीजिए, कोरंडम टूल दीजिए, ये 3 घंटे 4 घंटे तक आराम से कटिंग होगा। और जब इंडस्ट्री कंपनी में मैं गया तो कंपनी में तो 3-4 घंटे से काम नहीं चलेगा, वो तो 24 घंटे कट हो रहा है, 24 घंटे मशीन चल रहा है, 24 घंटे ड्रिलिंग चल रहा है। तो वहाँ मैं देखा कि वहाँ जो पूरे साइंस का सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड, कौन? डायमंड।
डायमंड सबसे हार्ड कंपाउंड। तो डायमंड का टूल्स नहीं बनता है, इन्हीं के डायमंड का टूल्स बनाए। डायमंड तो बहुत कॉस्टली हो गया, तो टूल्स नहीं। मैं देखा कि डायमंड का ऐसे ये जो पार्ट है, मान लीजिए ये टूल है, यही पोर्शन कटिंग पोर्शन है, तो डायमंड का चिप्स आता है, छोटा छोटा चिप्स आएगा, ये चिप्स को स्क्रू से अटैच कर दिया जाता है, ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। तो इंडस्ट्री में देखा मैंने कि इंडस्ट्री में डायमंड टिप्स होता है, क्योंकि डायमंड का पूरा टूल कैसे पॉसिबल है, इतना कॉस्टली है डायमंड टूल्स बनेगा कभी उस, क्योंकि कटिंग पोर्शन ये है, यही पोर्शन जाके कट करता है, यही नुकीला वाला पोर्शन जाएगा कटिंग करता है मेटल को। तो वो टिप्स जो है, वो टिप्स देखा कि मैंने, टिप्स जो है वो ये टिप्स डायमंड का बना देते हैं, उस पर डायमंड का ब्लॉक अटैच रहेगा, और वो एक बार डायमंड का टूल बन गया 24 घंटे काटते रहिए, 24 घंटे तक काटते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो अभी पढ़ रहे हैं, आगे आपको सब चीज़ें दिखेगा, सामने दिखेगा कि कोरंडम, कार्बोरंडम, नॉर्बाइट, बोरॉन कार्बाइड, डायमंड, सिलिकेट, द वेरी हार्ड, पूरे साइंस का सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड तो यही है डायमंड, कटिंग टूल्स में यूज होता है। और सब आप अपने हाथ से छू के देखेंगे कि देखिए ये कटिंग टूल्स डायमंड का है, ये कोरंडम का है, ये माइल्ड स्टील का है। एनी ब्रांच कंप्यूटर साइंस रहेगा तब तो आपको यहीं पे ख़त्म कर देना होगा, माइल्ड स्टील ही मिलेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर से तो अलग हो जाएगा आपका। डिपार्टमेंट में क्लासेस होता है, फर्स्ट ईयर तो सबको एक साथ पढ़ना है, तो करना तो आपको भी है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस, केमिकल्स, मेटलर्जी, एनी ब्रांच हो, सबको फर्स्ट ईयर तो सबको करना होता था। तो बाकी मैकेनिकल में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब मेरा 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस जो है, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना आपको, कि इनके बारे में आप नेम जानना, प्रॉपर्टी जानना, कहीं कहीं देखे होंगे तो उसका यूजेज जानना। कंटिन्यू करते हैं इनके बारे में, सबका नाम मैं लिख देता हूँ आपको।